Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे एसडीजी गोल्स को लेकर। देखिए क्या है न्यूज़ में, इसको समझते हैं। यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर एक समिट ऑर्गेनाइज की है न्यूयॉर्क में सितंबर 18 और 19 में, ताकि क्या प्रोग्रेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर उसको यहाँ पर चेक किया जाए। जो एजेंडा है 2030 का, जिसे अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में, जो कि कहीं ना कहीं आउटलाइन कर रहा है 17 एसडीजी गोल्स को, और इसके अंतर्गत 169 स्पेसिफिक टारगेट्स को रखा गया है जिन्हें 2030 तक यहाँ पर हमें अचीव करना है। अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो ये पहली बात नॉन बाइंडिंग है, इंटरनेशनली सभी कंट्रीज़ के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है, एंड एवरीवन इज़ कमिटेड कि वो कहीं ना कहीं इन गोल्स के लिए, इन ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर काम करे। स्लो प्रोग्रेस जो यहाँ पर मीटिंग हुई, इसमें क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं, चलिए पहले एक एक करके समझते हैं। ये जो रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की गई है, इसमें समझ में आ रहा है कि जो प्रोग्रेस है एसडीजी गोल्स के लिए ये लेकर ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्लो है। कुछ इम्प्रूवमेंट हालांकि 2015 और 19 के बीच में दिखा है, लेकिन वो इतनी भी सफिशिएंट नहीं है कि एसडीजीज को अचीव किया जा सके। जो आउटब्रेक है कोविड-19 पैंडमिक का या दूसरे ग्लोबल क्राइसिस का, ये सिग्निफिकेंटली कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस को हिंडर कर रहा है। फर्दर अगर हम बात करें तो एक बहुत ही कम अटेंशन दी जा रही है उन सारे एसडीजीज़ को जो कि एनवायरनमेंट या फिर बायोडाइवर्सिटी से संबंधित हैं, या फिर कहीं ना कहीं कंजम्पशन, प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, इन सारी चीज़ों से लेकर संबंधित हैं। ऐसे में जो फोकस की कमी है वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न को रेज कर रहा है, इंटीग्रेशन को लेकर, इंडिविजुअल नेचर को लेकर, एसडीजीज़ के ऊपर बैलेंस करना ज़रूरी है, ह्यूमन वेलबींग को, हेल्दी एनवायरनमेंट को, ताकि इन टारगेट्स को यहाँ पर अचीव किया जा सके। और किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, स्पेशली अगर हम बात करें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ गोल्स हैं जिनको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, राइट। तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें इसके अंतर्गत बात की जा रही हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन एसडीजी रिपोर्ट 2023 ने आइडेंटिफाई किया है 5 ऐसे एरियाज़ को जहां पर अर्जेंट एक्शन की आवश्यकता है। पहली बात बोली जा रही है गवर्नमेंट को कि यहां पर कमिटमेंट इन सभी को शो करना होगा, 7 ईयर का एक एक्सेलरेशन प्लान यहां पर क्रिएट करना होगा ताकि ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस लिए जा सके। दूसरी बात की जा रही है कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट आवश्यकता है एक इंटीग्रेटेड और टारगेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, एक्शंस की, ताकि इरेडिकेट की जा सके पॉवर्टी, रिड्यूस किया जा सके इनइक्वालिटी को, और कहीं ना कहीं जो नेचर के साथ हमारी वॉर है इसको ख़त्म किया जा सके, और एक एडवांसमेंट लेकर चलना है राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एंड एम्पावरिंग द मोस्ट वल्नरेबल। थर्ड यहाँ पर जो गोल आइडेंटिफाई किया है वो है नेशनल एंड सब नेशनल कैपेसिटी अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, इन सभी को स्ट्रेंथन करना और एक एक्सेलरेट प्रोग्रेस दिखाना। फोर्थ यहाँ पर बात की जा रही है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की, कि उनको यहाँ पर दे मस्ट रिकमिट टू डिलीवर एंड मोबिलाइज रिसोर्सेज ताकि असिस्ट किया जा सके डेवलपिंग नेशंस को। और फाइनली यहाँ पर एक नीड है एक कंटिन्यूस स्ट्रेंथनिंग करने की यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट सिस्टम को। ऑलराइट, तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे एसडीजीज़ क्या हैं। तो समझिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स का एक सेट है जिसे अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2015 में, और जो कहीं ना कहीं पार्ट बन जाता है हमारे 2030 के एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ये गोल्स यहाँ पर यूनिवर्सल कॉल होते हैं ताकि पॉवर्टी को एंड किया जा सके, प्रोटेक्शन किया जा सके हमारे प्लानट का, और ताकि इंश्योर किया जा सके कि सभी व्यक्ति पीस और प्रॉस्पेरिटी के साथ 2030 तक रहेंगे। इन एसडीजीज़ की बात करें तो इन्हें सक्सेसर बोला जाता है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स का, जो कि कंप्लीट किए गए थे 2015 के अंतर्गत। अगर हम इन 17 गोल्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करें तो आपको समझना होगा कि पहला गोल बात कर रहा है पॉवर्टी नहीं, दूसरा बात कर रहा है कि हंगर को हमें ख़त्म करना है, फूड सिक्योरिटी लेकर आना है, इंप्रूव करना है न्यूट्रिशन को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। थर्ड गोल बात कर रहा है कि हमें हेल्दी लाइफ्स के बारे में बात करनी है। फोर्थ बात कर रहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। फिफ्थ इज टॉकिंग अबाउट द जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ इज टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। सेवन्थ बात कर रहा है क्लीन एनर्जी के बारे में। एट्थ बात कर रहा है डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। नाइन्थ यहाँ पर बात कर रहा है एक रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिएट
एलिमिनेट करना है। 10th यहाँ पर बात कर रहा है कि जो इनकम है, सोशल इनकम इनइक्वालिटीज़ है, उसको यहाँ पर कम करना है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम यहाँ पर बात करें तो लाइफ ऑन लैंड, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, क्लाइमेट एक्शन, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जैसे अलग अलग 17 गोल्स के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, देखिए ये MPPSC की बात करें या हम UPSC की बात करें, SDGs आर द की एरियाज टू रिमेंबर एंड टू लर्न, सो डू नॉट फॉरगेट देम। याद रखिएगा कौन सा SDG किस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात की जा रही है इंडिया के प्रेस फ्रीडम स्कोर को लेके, जो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर गिर गया है। अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF, ओके, इंडिया का जो स्कोर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ये यहाँ पर गिर गया है पिछले साल के मुकाबले, विच वॉज अर्लियर 36.62 टू 31.28। ये एनुअल इंडेक्स है जो एवेलुएट करता है हमारी फ्रीडम को, जो कि हमारे जर्नलिस्ट के द्वारा एंजॉय की जाती है इन 180 ज्यूरिसडिक्शन। विटनेस करते हैं इंडिया की रैंक को, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में। और अगर हम इसी क्षेत्र पर बात करें तो फ्रीडम जो है ये 161, मतलब पिछले 159 से एक स्लाइटली इंप्रूवमेंट हमें देखने मिली है 161 जो कि थी 2023 में, दैट इज़ 159 इन 2024। हाउएवर ये जो इम्प्रूवमेंट है ये दूसरी कंट्रीज़ के एस्पेक्ट में हमें देखने आ रही है, मगर अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर प्रेस फ्रीडम को कम माना जा रहा है। और स्पेशली इंडियन कंट्री पर इस तरीके के आरोप भी देखने मिल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए बात करें अगर हम कैटेगराइज्ड कवरेज एरिया के बारे में, तो ये जो प्रेस फ्रीडम क्वेश्चनरीज है इसको RSF के द्वारा 5 कैटेगरीज में यूज़ किया जाता है। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क किस तरीके से है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोशो कल्चर एग्जिस्टेंस क्या है, या फिर सिक्योरिटी किस आधार पर देखने के लिए मिल रही है। इंडिया के स्कोर की बात करें तो इंडिया का स्कोर इन सारी कैटेगरी में गिर गया है एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिटी इंडिकेटर वेयर इंडिया इज वर्किंग क्वाइट वेल। बात करते हैं कि RSF यहाँ पर क्या होता है। सो RSF इज़ द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात करें तो एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फ्रांस में 1985 में आइडेंटिफाई किया गया था ताकि प्रेस फ्रीडम को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जा सके। इसी को रिपोर्टर्स साइंस फ्रंटरीज के नाम से जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और ये कहीं ना कहीं ऑपरेट करता है विद द बिलीफ दैट एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू न्यूज़ इंफॉर्मेशन, जो कि आर्टिकल 19 जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट के अंतर्गत। RSF की बात करें तो एक कंसल्टेटिव स्टेटस भी इसका हमें देखने मिलता है विद यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप्स एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द फ्रैंकोफोनी। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बात करते हैं हम ऑर्गन डोनेशन को लेकर। देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाईलाइट किया है एक पुअर आइडेंटिफिकेशन और सर्टिफिकेशन ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ या ब्रेन डेथ की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट केस आ सिग्निफिकेंट फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है, जहां पर लो ऑर्गन डोनेशन रेट हमें देखने के लिए मिल रही है इंडिया में डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेरस पोटेंशियल केसेस। समझिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न ओवर द कंट्रीज ऑर्गन डोनेशन रेट, जहां पर ये पर मिलियन पॉपुलेशन 1 डोनर पर मिलियन पॉपुलेशन एनुअल से भी कम देखने के लिए मिल रहा है। अंडर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 1994, DGHS की अगर हम बात करें, विच इज़ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये इशू करता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ताकि इस इशू को यहाँ पर सही किया जा सके। हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो आइडेंटिफाई करें कि पोटेंशियल ब्रेन डेथ केस क्या है, एडमिट करें इंटेंसिव केयर यूनिट्स में, और अगर कहीं पर ज़रूरत है इंडिविजुअल प्लेज की ऑर्गन डोनेशन की तो उसको भी करवाएं। इफ़ नॉट देन हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को मैंडेट करना है कि वो इन्फॉर्म करें किसी फैमिली मेम्बर को अबाउट द अपॉर्चुनिटी कि वो डोनेट कर सकते हैं ऑर्गन को किसी भी व्यक्ति के हार्ट के स्टॉप होने के पहले। डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी अलॉन्ग विद द ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, इनका एक टास्क होता है कि ये यहाँ पर नेसेसरी इंक्वायरीज ब्रेन डेथ के बाद इसको फुल करें और एक सर्टिफिकेट यहाँ पर कंपिटेंट अथॉरिटी का निकालें।
हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट किया जाता है कि वो फैसिलिटेट करें, मॉनिटर करें सर्टिफिकेशन ऑफ ब्रेन डेथ केसेस, ताकि इंश्योर किया जा सके, कंप्लाइंस किया जा सके विद THOTA एक्ट एंड रूल के द्वारा, जो कि मैंने आपको बताया इट इज़ द ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ एक्ट की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, इसी के अलावा बात की जा रही है तो नेशनल अपडेट करना है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन पर मंथली इस तरीके के डेटा भी अपडेट किया जाता है। ऑर्गन डोनेशन स्टेटस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ट्रांसप्लांट डेटा के अनुसार टोटल 16,041 ऑर्गन्स को यहाँ पर डोनेट किया गया था 2022 में, विद किडनी इज द मोस्ट कॉमनली डोनेटेड ऑर्गन। डेली रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट नंबर डोनेशन के 3,818 हमें देखने मिले। इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला में हमें 2,245, 1,525 और 1,472 डोनेशन रिस्पेक्टिवली देखने के लिए मिले हैं, जो कि अभी भी अगर हम बात करें तो बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। राइट, चलिए बात करते हैं DGHS के बारे में। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एक अटैच्ड ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो कि सर्व करता है एक रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जहां पर कंसर्न देखने मिलता है पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के अंतर्गत। DGHS की बात करें तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा हेड किया जाता है, जो कि एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर हमें देखने मिलते हैं सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत। DGHS की बात करें तो ये एक टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं सारे मेडिकल और पब्लिक हेल्थ मैटर्स पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लेकर। करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जहां बात की जा रही है इंडिया के पैराडॉक्सिकल फॉरेन पॉलिसी को लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं एक ग्लोबल स्टेटस में हमें राइज देखने के लिए मिल रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें या मल्टीलैटरल एंगेजमेंट की बात करें लाइक द क्वाड या ब्रिक्स की बात करें, येट रीजनली इट फेसेस वीकनिंग इन्फ्लुएंस, क्योंकि हमारी रिलेटिव पावर शिफ्ट, स्पेशली अगर हम चाइना के केस में बात करें, या फिर जो लॉस है प्राइमेसी इन साउथ एशिया, ये कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकली सेक्शन या रीजन्स यहाँ पर क्रिएट कर देती है। अगर हम कंटेम्प्रेरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो एक परप्लेक्सिंग पैराडॉक्स हमें देखने मिलता है, जो कि इमर्ज हो रहा है एज इंडिया राइजेज एज द ग्लोबल स्टेज, जहाँ पर हमें कॉन्करेंटली एक्सपीरियंस देखने मिल रहा है, डिक्लाइन देखने मिल रहा है रीजनल इन्फ्लुएंस का। बात करें क्या फैक्टर है जो इंडिया के रीजनल डिक्लाइन में शामिल है, तो पहली बात अमेरिका का विड्रॉवल और चाइना का इन्फ्लुएंस। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स का हमें एक कहीं ना कहीं विड्रॉवल देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक पावर वैक्यूम की तरह काम करता था। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, जिन जिन क्षेत्रों से अमेरिका यहाँ पर विड्रॉ कर गया है, ऐसी जगह पर चाइना एक्सपांड कर रहा है और अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को एक डिसएडवांटेज देखने के लिए मिल रहा है रीजनल इन्फ्लुएंस की बात करें, बट इट हैज़ ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स और इसके अलाइज के साथ, जहाँ पर इंडिया का जो ग्लोबल इंटरेस्ट है काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना को, वो भी हमें देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक फोकस को लेकर, तो इंडिया का जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक के ऊपर है, जो कि कहीं ना कहीं एक ग्लोबल अटेंशन लिए हुए है। इसकी वजह से अगर हम बात करें तो इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर स्ट्रेच हो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें नेबरहुड के क्षेत्रों में, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक थिन एंड थिक का कॉन्सेप्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। ये जो शिफ्ट है ये कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है टुवर्ड्स द ग्रेट पावर बैलेंस इन द इंडो पैसिफिक, और इसकी एक पोटेंशियलिटी हमें देखने मिल रही है, जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया के एक डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस इन दी साउथ एशिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायनामिक या फिर कंपैरेटिव पावर को लेकर, तो इंडिया का रीजनल डिक्लाइन कहीं ना कहीं रिजल्ट है एक डायनामिक और कंपैरेटिव पावर्स को लेकर, जहां पर चाइना एक राइज कर रहा है, एक जियोपॉलिटिकल चॉइस यहां पर प्रोवाइड कर रहा है सेम रीजन में, सो दैट पीपल और कंट्रीज विल हैव डेफिनेटली अनदर ऑप्शन। चैलेंजेस की बात करें जो इंडिया फेस कर रहा है यहाँ पर साउथ एशिया में, तो सबसे पहले चाइना की बढ़ती बढ़त। दूसरा अगर हम बात करें चाइना के आने की वजह से साउथ ईस्ट एशिया में यूएस का विड्रॉवल करना, रीजनल पॉलिटिकल्स का चेंज होना और एक बैलेंस ऑफ पावर का गड़बड़ा जाना। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो एक स्ट्रैटेजीज हैं जो स्मॉलर साउथ एशियन नेशन की, इंडिया की बात करें तो इंडिया का स्मॉलर नेबर्स कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर रहा है अलग अलग स्ट्रैटेजीज को, सच एज बैलेंसिंग, बार्गेनिंग, हेडगिंग, bandwagoning in response to changing power dynamics, often viewing China as a useful hedge against India. So what should India do now?
तो सबसे पहले ज़रूरत है इंडिया को अपनी रीअसेस करनी होंगी, अपने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन को, रीजन को या मॉडर्नाइज करना होगा अपनी अप्रोचेस को, ताकि एक प्राइमेसी यहाँ पर साउथ एशिया में मेंटेन की जा सके। एक्नॉलेज करना होगा फंडामेंटल चेंजेस को इन द रीजन्स जियो पॉलिटिकल विच इज़ क्रूशल, ताकि इंडिया की जो एफिकेंसी है उसको एड्रेस किया जा सके, या जो इंडिया चैलेंजेस फेस कर रहा है उसे भी यहाँ पर कंप्लीट किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट इंडिया को लेवरेज करना होगी अपनी स्ट्रेंथ को, रादर देन कि हम चाइना से यहाँ पर मैच या फिर एक लड़ाई कर चाइना से यहाँ पर हम मैच करने की कोशिश करें या compete करने की, और रिक्लेम करना होगा अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ को, जैसे बुद्धिस्ट हेरिटेज यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकते हैं क्योंकि इंडिया उसकी सहायता से बुद्धिज़्म का ओरिजिन है। दैट मीन्स जितनी कंट्रीज़ यहाँ पर बुद्धिज़्म को फॉलो करती हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया को भी सपोर्ट करती हैं। अलॉन्ग विद दैट इस सिनेरियो में इंडिया को कैपिटलाइज करना होगा अपने मैरीटाइम एडवांटेज को, स्पेशली इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में, ताकि एक यहाँ पर सी बिल्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ाया जा सके। अलॉन्ग विद दैट इंडिया को बहुत आवश्यक है कि वो स्मॉलर साउथ एशियन नेबर्स के साथ यहाँ पर बातचीत करे, एक पार्टनरशिप क्रिएट करे, लाइक श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ के साथ, और कहीं ना कहीं नॉन इंडिया सेंट्रिक अप्रोच इंडिया को लेकर चलना होगा। दिस आई एम नॉट सेइंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपके आर्टिकल में दी हुई हैं। बात करते हैं ETA एक्विरिड मीटियोर शावर क्या है। देखिए ETA एक्विरिड मीटियोर शावर की बात करें तो जो कि एक्टिव है सिंस अप्रैल 15, ये यहाँ पर सेट हो चुका है टू क्रिएट अ पीक ऑन May 5th and 6th, comprising burning space debris moving at incredibly high speed. These showers are best visible to countries in the southern hemisphere, particularly Indonesia and Australia. Now the questions come, comets क्या हैं? कॉमेट्स की अगर हम बात करें तो ये एक फ्रोजन रेमिनेंट है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, जो कि लगभग 4.6 बिलियन साल पहले बने थे। इनके अंतर्गत डस्ट, रॉक, आइस ऑर्बिटिंग हमें आइस देखने मिलती हैं जो कि ऑर्बिट करती है सन के इलिप्टिकल पाथ को, विच कैन टेक 100,000 of years to complete. करंटली बात करें तो देयर आर 3,910 नोन कमिट्स जो कि मोर थ्योराइज हैं टू एग्जिस्ट द क्यूपियर बेल्ट या फिर ऑरोक्ट क्लाउड के आसपास। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कॉमेट्स बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, बट टिपिकली ये 10 किलोमीटर वाइड हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे जैसे ये सन के पास जाते हैं ये हीट अप हो जाते हैं और अपनी गैसेस रिलीज़ करने लगते हैं, डस्ट रिलीज़ करने लगते हैं, और इसी के कारण ये एक चमकते हुए सितारे के जैसे हमें नज़र आते हैं। ये जो मटेरियल होता है ये यहाँ पर फॉर्म करता है इनकी टेल, और ये एक्सटेंड करते हैं मिलियंस ऑफ माइल तक, इसीलिए दूर से देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने जलती हुई चीज़ों की बरसात यहाँ पर कर दी है। बात करें कॉमेट्स और मीटियोर शावर के बीच में रिलेशन की, तो मीटियोर शावर रिजल्ट है from the earth passing through clouds of dust left behind a comet's orbital path. ये शावर्स यहाँ पर हमें देखने मिलती हैं एज द डेब्रिस जो कि इंट्रैक्ट करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण, और इसी की वजह से स्मॉल या लार्ज जो मीटियर्स टेल होती हैं वो लाइट अप होती हुई हमें दिखाई देती हैं। जहाँ पर मोस्ट मीटियर्स की अगर हम बात करें तो ये जल जाते हैं या फिर कंप्लीटली यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जैसे एंटर होते हैं। लार्ज मीटियर्स की बात करें तो ये सर्वाइव कर जाते हैं, ग्राउंड को हिट कर जाते हैं, जिसे ही हम मीटेरॉइड्स बोलते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें हेली कॉमेट और ETA एक्विरिड मीटियोर शावर के बारे में, तो ETA एक्विरिड मीटियोर शावर को एसोसिएट किया जाता है हेलिस कॉमेट के साथ, जो कि ऑर्बिट करती है सन का अप्रॉक्सीमेटली हर 76 सालों में। इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 240 BCE में। इट वॉज नॉट अंटिल 1750 कि ये जो एस्ट्रोनॉमर एडमॉन्ड हेली है इसको रियलाइज़ किया गया। बाद में इसका पता चला कि ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है। लास्ट इसे 1986 में देखा गया था। हेलिस कॉमेट की बात करें तो ये रिटर्न टू द इनर सोलर सिस्टम हमें देखने के लिए मिलेगा इन 2061। वहीं अगर हम ETA एक्विरिड मीटियर शावर की बात करें तो दैट इज अलॉन्ग विद द ओरियन डिस्क विच इज़ कॉज्ड बाय द डेब्रिस फ्रॉम द हेलिस कॉमेट, राइट। वहीं अगर बात करें कि क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने मिलती हैं ETA एक्विरिड मीटियर शावर के बारे में, तो ETA एक्विरिड मीटियर शावर स्टैंड करता है फॉर इट्स रैपिड स्पीड, जिसकी वजह से रिजल्ट देखने मिलता है लॉन्ग ग्लोइंग टेल्स दैट कैन लास्ट फॉर सेवरल
मिनट्स। ये यूनिक फीचर है जो कि कहीं ना कहीं एक स्पेक्टेक्टिकल शावर हमें दिखाता है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो ये ऑब्जर्व होता है इन दी सदर्न हेमिस्फेयर, जिसको विटनेस किया जा सकता है अबाउट 30 to 40 ETA एक्यूरेट मीटेरॉइड पर आवर्स ड्यूरिंग द पीक। वहीं पर अगर हम बात करें दोज इन द नदर्न हेमिस्फेयर दे में सी ओनली अबाउट 10 मीटर्स पर आवर। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं लॉन्ग ड्राई स्पेल। वाटर लेवल 150 मेजर रिजर्वॉयर की अगर हम बात करें अक्रॉस द कंट्री, तो ये यहाँ पर 28.2% हमें देखने मिल रहा है ऑफ देयर फुल स्टोरेज कैपेसिटी, जो कि 50.43 बिलियन क्यूबिक मीटर्स देखने के लिए मिलती है। ये जो लेवल है ये यहाँ पर बिलो द लेवल ऑब्जर्व्ड हमें देखने मिल रहा है दोनों सालों में। पहले अगर हम बात करें तो इट वॉज 62.21 BCM एट द 10-year एवरेज। फॉर this time it is only 52.73 बिलियन क्यूबिक मीटर। सदर्न स्टेट्स की बात करें तो ये इससे ज़्यादा अफेक्टेड है, जहाँ पर रिजर्वॉयर सिर्फ 15.7% कैपेसिटी में है। इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए मॉनसून की इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी आपस में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो करेंटली देयर इज़ एन इलेक्शन ईयर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप देखिए पानी का कंजम्पशन हो रहा है, बिकॉज लोगों की ड्यूटी लग रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ऐसे में इंडियन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉनसून का आना। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो जो प्रीवियस ईयर साउथ वेस्ट मॉनसून है वो कहीं ना कहीं एल नीनो इवेंट की वजह से इम्पैक्ट हुआ था, और इसकी वजह से बहुत सारा जो पानी है वो स्टोर नहीं हो पाया था। गवर्नमेंट एजेंसी को प्रोक्योर करना पड़ा था 47 मिलियन टन ऑफ राइस ड्यूरिंग अक्टूबर 23-24। वहीं अगर हम बात करें जो कि पिछले साल में इसी समय पर 5.7% कम देखने के लिए मिला था। देखिए भारत में जितना नुकसान एल नीनो ने कम बारिश करा के नहीं किया, उससे ज़्यादा नुकसान हमें क्रॉप यील्ड पर देखने मिला, जहां पर अत्यधिक तापमान के कारण घटना घटेगी। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें तो वीट यील्ड जो कि सेंट्रल इंडिया में देखने के लिए मिल रही है, इसने सफ़र किया ड्यू टू वार्म टेम्परेचर इन नवंबर दिसंबर के क्षेत्र में। वहीं अगर हम बात करें रिटेल प्राइजेस की, इसेंशियल कमोडिटीज़ जो कि हमारी पल्सेस हो जाती हैं, शुगर है, पोटैटोज़ हैं, अनियन है या फिर टमाटो है, उनके प्राइजेस में भी पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा यहाँ पर हमें अमाउंट देखने के लिए मिला था। वहीं अगर हम बात करें तो एल नीनो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है कि वो एक वीक या न्यूट्रल फेज यहाँ पर क्रिएट कर देता है जून के आसपास, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि ला नीना का सेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ला नीना की बात करें तो इसको एसोसिएट किया जाता है जहाँ पर सरप्लस ऑफ रेनफॉल होती है, दैट मीन्स अबव नॉर्मल मॉनसून हमें देखने के लिए मिल सकती है, एंड दिस इज़ अ हाई टाइम कि जब हम यहाँ पर इस वाटर को सिक्योर कर लें। नो डाउट इट इज़ गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ चैलेंज एंड प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट, बट इट इज़ ऑल्सो अ टाइम जहाँ पर हम इसको बैलेंस आउट करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट इट टुडे। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन के बारे में। तो दो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। पहला क्वेश्चन बात कर रहा है एल नीनो और ला नीना के इवेंट से, और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए बात कर रहा है। सो do not wait, write down your answer, upload it on the given link so that we can tell you कि आपने क्या चीज़ें सही करी हैं और आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.